Assalamu alaikum, CSS aspirants. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Today is our second lecture about international law. आज हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू CSS के सिलेबस के मुताबिक हमारा इंटरनेशनल लॉ का जो सिलेबस हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, हमारे सेकंड लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और एक गुजारिश है आपसे कि चूंकि मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा हूं जो एफपीएससी ने आपको सीएसएस का सिलेबस प्रोवाइड किया है, तो इसलिए जब भी आप मेरा लेक्चर सुने आपके पास हार्ड कॉपी में प्रिंटेड इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस होना चाहिए। जैसे जैसे हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हम डिलीवर करते जाएंगे, आप लोग देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, अंडरस्टैंड करते जाएंगे, वैसे वैसे आपने सिलेबस को टिक मार्क करते जाना है, अपनी तरफ हाईलाइट कर देना है, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आपने इंटरनेशनल लॉ में फला फला टॉपिक्स एक तरतीब से कवर कर लिए हैं जैसे जैसे हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो आए हम चलते हैं आज के हमारे लेक्चर 2 की तरफ। सीएसएस इंटरनेशनल लॉ लेक्चर 2, सेकंड मेन पॉइंट है सिलेबस का, रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। What is the relation between international law and state law? इंटरनेशनल लॉ वो कानून होता है जो किसी भी कंट्रीज, किसी भी दो मुल्क, कोई भी दो मुल्क जब किसी एक पॉइंट पर आपस में लड़ पड़ते हैं, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो वो दोनों कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे। और अगर कोई इशू विद इन द स्टेट है, अगर कोई ऐसा इशू है जो किसी कंट्रीज में है, अगर कोई दो सूबे हैं, सपोज दैट टू प्रोविंसेस आपस में किसी बात पर लड़ रहे हैं, किसी बात पर डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो किसके पास जाएंगे? वो अपने कंट्री की अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जाएंगे। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। स्टेट लॉ आपका वो कानून है, वो आपके कवानीन हैं जो आपकी स्टेट के अंदर अंदर एनफोर्सेबल हैं, जो पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर अंदर जितने भी पाकिस्तान के कवानीन हैं, आया वो क्राइम से रिलेटेड हैं, आया वो टेररिज्म से रिलेटेड हैं, आया वो पुलिस से रिलेटेड हैं, आया वो किसी भी सिविल मैटर से रिलेटेड हैं, तो जितने पाकिस्तान के अंदर कवानीन एनफोर्सेबल हैं, पाकिस्तान की लिमिट्स के अंदर, जिनको सामने रखते हुए पाकिस्तान की अदालतें फैसला करती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के स्टेट लॉज हैं। पाकिस्तान के कौन से लॉज हैं? पाकिस्तान के अपने लोकल लॉज हैं जिनको आप स्टेट लॉज कहते हैं। और इंटरनेशनल लॉज कौन से हैं? जो पूरी दुनिया में एनफोर्सेबल हैं। अगर पूरी दुनिया में कोई भी डिफरेंट कंट्रीज जब किसी मसले पर डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, तो वो फिर दो कंट्रीज उठ के किसके पास जाएंगे? अपना प्रॉब्लम किसके पास लेकर जाएंगे कि हमें अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है? वो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल लॉ को सामने रखते हुए, इंटरनेशनल लॉ को रेफरेंस करते हुए, इंटरनेशनल लॉ की ऑब्जर्व करते हुए उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो ऐसे कवानीन जो पूरी दुनिया में एनफोर्सेबल हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लॉज। ऐसे कवानीन जो सिर्फ आपके कंट्री में, आपकी स्टेट में एनफोर्सेबल हैं, कॉल्ड स्टेट लॉज। तो हमारा मेन पॉइंट है रिलेशनशिप between international law and state law. What is the relation between international law and state law? इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ में रिलेशन क्या है? जब भी टू कंट्रीज किसी भी प्रॉब्लम में डिस्प्यूट होते हैं, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है, तो कौन कौन से पॉइंट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इंटरनेशनल फोरम पर डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सामने रखना होंगे? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देखे बिना, जिनको ऑब्जर्व करे बिना फैसला नहीं किया जा सकता, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता?
तो 3 पर्सपेक्टिव से हम इनको देखेंगे। 3 मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सम कंट्रीज नेशनल लॉ इज सुप्रीम। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर उनका अपना स्टेट का जो नेशनल लॉ है वो सुप्रीम है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इश्यूज इतने सेंसिटिव होते हैं कि जिन इश्यूज पर किसी भी कंट्री से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। सपोज दैट नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है ये इंतहाई सेंसिटिव इशू है। दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, जो अपनी सॉवरेनिटी के हवाले से किसी भी कंट्री पर ट्रस्ट नहीं करते, किसी भी कंट्री पर वो कंप्रोमाइज ही नहीं करते। वो कहते हैं कि बाकी सब बातों पर तो कंप्रोमाइज है, लेकिन हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर, हम अपनी सालमियत पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लॉज हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, वो लॉज नेशनल लॉज हैं और वो नेशनल लॉज सुप्रीम है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल लॉ। तो इस तरह का अगर डिस्प्यूट जाता है इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वहां पर कोई भी कंट्रीज अपना मौक़िफ़ अपना सकता है, अपना एक स्टांस प्रेजेंट कर सकता है कि जनाबे वाला, इस इशू से रिलेटेड हमारा जो स्टेट लॉ है वो सुपीरियर है, वो सुप्रीम है, इसलिए हम यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरफेरेंस को कंप्रोमाइज नहीं करते, हम इंटरनेशनल इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करते। सेकंड पॉइंट, इन सम कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ इज सुप्रीम। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर कुछ स्पेसिफिक इश्यूज से रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करता है और इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर नेशनल लॉ सुप्रीम है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है। क्योंकि इन बातों को समझना इसलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जब केसेस रिपोर्ट होते हैं, जब डिफरेंट डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, वहां पर रिपोर्ट होते हैं जाकर, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन सब चीजों को सामने रखती है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करती है कि किसी कंट्रीज के जो स्टेट लॉज हैं, क्या आया कि वो इंटरनेशनल लॉ को इंटरवीन तो नहीं कर रहे, आया हमारे जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो किसी की स्टेट लॉ को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। इसलिए इन चीजों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखना होता है जब वो फैसले करते हैं। तो कोई भी फेयर डिसीजन करने के लिए इन सब चीजों को देखना इंतहाई जरूरी है। हमारा थर्ड पॉइंट है, इन सम कंट्रीज ट्रीटीज आर सुप्रीम। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके दरमियान ट्रीटी प्रिवेल करती है, ट्रीटी एग्जिस्ट करती है। ट्रीटी मतलब मुआहदा। मिसाल के तौर पर कोई 8 से 10 कंट्रीज हैं और उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, उन्होंने एक रीजनल ब्लॉक बना लिया है और उनके दरमियान एक ट्रीटी साइन हो जाती है कि अगर हमारे इन 8 कंट्रीज में, हमारे इस रीजनल ब्लॉक में कोई इशू क्रिएट होगा तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इट्स मीन कि अब उन 8 कंट्रीज के दरमियान एक ट्रीटी प्रिवेल करती है कि अगर किसी भी 2 कंट्रीज के दरमियान कोई इशू होगा तो हम अकॉर्डिंग टू ट्रीटी के मुताबिक हम 8 लोग, हम 8 स्टेट्स मिलकर उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और सपोज दैट इन कंट्रीज के दरमियान कोई इशू बन जाता है और वो इशू सॉल्व नहीं हो पाता, और या फिर सॉल्व होने से पहले वो इंटरनेशनल लेवल पर चला जाता है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाता है, तो वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ये भी देखना पड़ेगा कि ये जिन कंट्रीज का इशू हमारे पास आया है, इन कंट्रीज के दरमियान एक ट्रीटी प्रिवेल करती है और उस ट्रीटी की कंडीशंस में ये लिखा हुआ है कि अगर इनके दरमियान इस किस्म का कोई इशू होगा वो अपने रीजनल ब्लॉक में उस इशू को हाईलाइट करेंगे, अपने रीजनल ब्लॉक में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इन सम कंट्रीज ट्रीटीज आर सुप्रीम एज कंपेयर टू बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ। इन सम कंट्रीज ट्रीटीज आर सुप्रीम। तो फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है।
सेकंड पॉइंट देखते हैं, आर्टिकल 38 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। एस्पिरेंट्स, आर यू नो कि व्हाट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ। जिस तरह के किसी भी कंट्रीज के अंदर जो उनके कंट्री की अपनी अदालतें हैं, अपनी कोर्ट्स हैं, जिनको हम स्टेट लॉज कहते हैं, स्टेट कोर्ट्स कहते हैं, वो हमारी हैं नेशनल कोर्ट्स। अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले तहसील लेवल पर, सपोज दैट आप तहसील साहिवाल में रहते हैं, तहसील रेनाला खुर्द में रहते हैं, तहसील रेवंड रहते हैं, आप तहसील किसी भी कंट्रीज की आप तहसील में रहते हैं, तहसील बक्कर, तहसील लिया, चनियोट, डिवीजनल तहसील लेवल्स हैं। तो तहसील लेवल्स पर जो आपकी कोर्ट्स हैं उनको हम कहते हैं तहसील कोर्ट्स। अगर किसी भी तहसील में कोई मसला बन जाता है, आया वो सिविल मैटर है, आया क्रिमिनल मैटर है, आया बैंकिंग मैटर है, आया टेररिज्म से कोई भी रिलेटेड है, तो अगर उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है तो वो कोर्ट आपका फैसला करेगी, तहसील कोर्ट। इसलिए अगर तहसील कोर्ट, तहसील से हम थोड़ा सा अपग्रेड हों तो हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वहां पर हमारे पास फैसिलिटी है, सेशन कोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जब कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट रिपोर्ट होता है तो वो सॉल्व होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आई यानी सेशन कोर्ट में। उसके बाद हम जब प्रोविंशियल लेवल पर जाते हैं तो हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पाते, वो जाते हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स में यानी हाई कोर्ट्स में, जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट्स में भी कुछ इश्यूज सॉल्व नहीं होते तो फाइनल अपील के लिए, फाइनल वो कहां पर जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये तो मैंने आपको अदालतों का एक स्ट्रक्चर बता दिया है किसी भी कंट्रीज के अंदर। अगर किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कंट्रीज के अंदर कोई मसाइल हैं तो उनको सॉल्व कहां पर किया जाएगा? तहसील, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में, जो किसी भी कंट्रीज के अंदर हैं। तो अगर पूरी दुनिया में आप देखें कि अराउंड अबाउट 200 कंट्रीज हैं, 200 ममालिक हैं। अगर उन 200 ममालिक में कुछ ममालिक आपस में लड़ पड़ते हैं तो फिर उनका डिस्प्यूट कहां जाएगा? वो अपना मसला किसके पास लेकर जाएंगे? अब ये तो हो नहीं सकता कि बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में किसी मसले में तनाज़े हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएंगे या वो बांग्लादेश की हाई कोर्ट में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंट्रीज जब आपस में डिस्प्यूट होंगे तो वो बैनुल अक़वामी अदालत में जाएंगे। इस मकसद के लिए बैनुल अक़वामी अदालत बनाई गई है, जो पूरी दुनिया के कंट्रीज के मसाइल को ऑब्जर्व करती है, रिपोर्ट करती है, सुनती है और फैसला करती है। उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ। तो जब भी कोई इशू बैनुल अक़वामी अदालत में जाता है तो बैनुल अक़वामी अदालत किन किन चीज़ों को सामने रखकर, कौन कौन से लॉज हैं, कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, कौन से सोर्सेज हैं, जिनको सामने रखकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फैसला करना होता है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 38 में। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 38 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या बयान करता है। आर्टिकल 38 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, सबमिटेड डिस्प्यूटेड शुड बी सॉल्व्ड थ्रू, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस जाएंगे उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? वहां पर जो केसेस रिपोर्ट होंगे उनको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू इंटरनेशनल कन्वेंशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बैनुल अक़वामी अदालत देखेगी कि इस डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन अवेलेबल है क्या? इस डिस्प्यूट से रिलेटेड कभी कोई कन्वेंशन हुई है? अगर हुई है और उसी डिस्प्यूट से रिलेट करती है
तो उसको भी सामने रखा जाएगा। सेकेंडली इंटरनेशनल कस्टम्स, अगर उस डिस्प्यूट से रिलेटेड इंटरनेशनल कस्टम्स अवेलेबल हैं उनको भी सामने रखा जाएगा। थर्ड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जनरल प्रिंसिपल्स, अगर किसी भी स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड कुछ जनरल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं उनको भी सामने रखा जाएगा। एंड फोर्थ जुडिशियल डिसीजंस ऑफ हाईली क्वालिफाइड बॉडीज, अगर उस डिस्प्यूट से रिलेटेड हाईली क्वालिफाइड बॉडीज जुडिशियल डिसीजंस अवेलेबल हैं तो उनको भी सामने रखा जाएगा। तो ये चार मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला करेगी इन चार पॉइंट्स के थ्रू करेगी, इन चार पॉइंट्स को सामने रखकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला करेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमने अपने इंटरनेशनल लॉ के लेक्चर 1 में भी इस बात को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से जराए हैं जिनके जरिए इंटरनेशनल लॉ को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इंटरनेशनल लॉ को फ्रेम आउट किया जाता है, इंटरनेशनल लॉ को कंपाइल किया जाता है, इंटरनेशनल लॉ को अंडरस्टैंड किया जाता है, एक फाइनल शेप दी जाती है। तो कौन कौन से प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटीज। इंटरनेशनल लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट मोस्ट पावरफुल जो सोर्स है वो है ट्रीटीज। अगर किसी भी कंट्रीज के दरमियान किसी भी बैलेंस अगर कुछ ट्रीटीज साइन हुई हैं तो वो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। उन ट्रीटीज को सामने रखकर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला करेगी। इट्स मीन कि ये हमारे पास, यानी ये बैनुल अक़वामी अदालत के पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम केस रिपोर्ट हुआ है अदालत के पास, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के पास, तो अगर उस इलाके से रिलेटेड, उस रीजन से रिलेटेड कोई ट्रीटी उनके दरमियान प्रिवेल करती है, ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस ट्रीटी को देखा जाएगा एज अ सोर्स टू सॉल्व इंटरनेशनल इश्यूज। सेकेंडली इंटरनेशनल कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड जुडिशियल डिसीजंस, ये जो चार के चार पॉइंट्स हैं ये प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट देख लेते हैं सब्सिडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सब्सिडरी मतलब सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो कौन से हो सकते हैं? उसमें भी कस्टम्स आ जाते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट ट्रीटीज, अबाउट कन्वेंशंस, अबाउट कस्टम्स एटसेट्रा, और राइटिंग्स। और जैसे जैसे रिसर्च हो रही है किसी भी इशू से रिलेटेड जितने स्कॉलरी आर्टिकल्स अवेलेबल हैं उनको भी एज अ सोर्स अंडरस्टैंड किया जाता है, एज अ सोर्स काउंट किए जाते हैं वो भी आपके जो स्कॉलरी आर्टिकल्स होते हैं। तो जब बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ फैसला करती है तो जैसे जो लॉ, इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेस हैं उन सब को सामने रखकर फैसला किया जाता है, उन सबको कोट करना पड़ता है, रेफरेंस देने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड what are the primary sources of international law? treaties, conventions, customs and judicial decisions। और secondary sources में क्या हो सकते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, स्कॉलरी आर्टिकल्स हो सकते हैं, जनरल कस्टम्स हो सकती हैं एटसेट्रा। और हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ। आपने ये लफ्ज में भी आपके लिए न्यू लफ्ज हो क्योंकि हमारे आम जो लीगल प्रैक्टिस हैं इसमें हम ये लफ्ज पाकिस्तान में हम बहुत कम यूज करते हैं इन नेशनल लॉज में, सॉफ्ट लॉ का लफ्ज। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बिल्कुल आसान बात है। सॉफ्ट से आप मुराद क्या लेते हैं? सॉफ्ट मतलब फ्लेक्सिबल, नरमो नाजिक, कुछ ऐसी बात जिसमें कोई गुंजाइश मौजूद हो, जिसमें लचक मौजूद हो। तो सॉफ्ट लॉ भी बिल्कुल इसी तरह का लॉ है जो बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल फॉर्म पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से डिफरेंट कंट्रीज पर एनफोर्स किया जाता है, बट उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है।
वो बिल्कुल रिजिड और हार्ड नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं सॉफ्ट लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अब पूरी दुनिया को देखा जाए तो राउंड अबाउट 200 कंट्रीज हैं। 200 कंट्रीज में से बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनकी ज्योग्राफी दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल डिफरेंट है। मौसम पूरी दुनिया के ममालिक में डिफरेंट हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कुछ पैदावार होती है तो दूसरी कंट्रीज में नहीं होती। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी का इन्हसार जो है वो सिर्फ फिशरीज पर है। तो इसलिए पूरी दुनिया के ममालिक में इंटरनेशनल सिनेरियो को जब देखा जाए तो हर कंट्रीज की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अपने इकोनॉमी को रन करने के लिए सोर्सेस हैं। तो इसी तरह से अगर आपने कोई बैनुल अक़वामी लॉ, आपने कोई इंटरनेशनल लॉ पूरी दुनिया में एनफोर्स करवाना है, तो मे बी कि वो लॉ दुनिया के किसी कंट्री के लिए फेवरेबल हो, किसी के लिए फेवरेबल ना हो। तो इसीलिए कुछ ऐसे लॉस होते हैं जो कि सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जिनकी एनफोर्सेबिलिटी अकॉर्डिंग टू उस कंट्री की ज्योग्राफी, उस कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, आप बैनुल अक़वामी सतह पर हेल्थ से रिलेटेड कोई पॉलिसीज बना रहे हैं। यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बैनुल अक़वामी सतह पर हेल्थ से रिलेटेड कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं और उसको पूरी दुनिया में एनफोर्स करवाते हैं। तो मे बी जो हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी बनाई गई है किसी कंट्री में वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक ना हो, वो इतनी रिजिड हो कि वो कंट्री उसमें फॉल ही ना करता हो। सपोज दैट कुछ ऐसा हेल्थ का इशू हो जो उस कंट्री में चल ही ना रहा हो, वो लोग सिक्योर हो, तो इसलिए फिर उस कंट्री के लिए वो सॉफ्ट लॉ हो जाएगा, और जिन पर इशू चल रहा है उनके लिए वो हार्ड लॉ हो जाएगा। हार्ड लॉ का मतलब ये है कि लीगली बाइंडिंग, इसको कानूनी तौर पर आप बाउंड हो जाते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने ये एनफोर्स करवाना ही करवाना है। दिस इज कॉल्ड हार्ड लॉ। आपके जितने क्राइम से रिलेटेड लॉज हैं, टेररिज्म से रिलेटेड लॉज हैं, ये सब क्या है? हार्ड लॉज। तो अगर कोई स्पेशल लॉ किसी इंसिडेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल फॉर्म्स में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है और उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाई जाती है ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया में, तो अगर किसी कंट्रीज में उसकी करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, उस इशू से रिलेटेड वो मैचिंग नहीं हो रही, फेवरेबल नहीं है, तो उस कंट्री के लिए वो सॉफ्ट लॉ हो जाएगा। यानी आप सादा और आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट लॉ में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अंडरस्टैंड? इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ नॉट होली रिजिड। ये जो इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ है, नॉट होली रिजिड, ना तो ये मुकम्मल तौर पर सख्त होता है, हार्ड होता है, नॉट कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, और ना ही ये मुकम्मल तौर पर फ्लेक्सिबल होता है। यानी सॉफ्ट लॉ ना तो 100% हार्ड लॉ है, ना ही 100% सॉफ्ट लॉ है। कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल हैं, कुछ ना कुछ फेवरेबल्स कंडीशंस अवेलेबल हैं। तो इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। रेजोल्यूशंस बाय यूएन, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, एफडी एटसेट्रा। तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो रेजोल्यूशंस हैं पूरी दुनिया के ममालिक के लिए, वो कुछ ममालिक के लिए हार्ड लॉज हैं, कुछ के लिए सॉफ्ट लॉज हैं, एंड अदर लॉज एटसेट्रा। एस्पिरेंट्स, आज का हमारा इंटरनेशनल लॉ का लेक्चर 2 खत्म हो चुका है। सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक हम अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। सिलेबस का कोई पॉइंट भी हमने मिस नहीं किया। आप जब अपना सिलेबस अपने सामने रखेंगे तो देखेंगे कि जो जो पॉइंट्स मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, जो जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये वही पॉइंट्स हैं 100% जो आपके सिलेबस में, सीएसएस के इंटरनेशनल लॉ के सिलेबस में मौजूद हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कोई भी लेक्चर मिस ना करें। अगर पूरे लेक्चर को सुने, और लेक्चर में अगर किसी बात की समझ नहीं आती उसके लिए आप YouTube पर कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो एक नजर दोबारा रिव्यू कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट बर्ड आई व्यू लेते हैं। आज हमारा सीएसएस इंटरनेशनल लॉ का सेकंड लेक्चर था।
अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया था, इंटरनेशनल लॉ का डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा था। तो आज हमारा मेन पॉइंट था रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ में क्या डिफरेंस है, कौन सी ऐसी बातें हैं जब बैनुल अक़वामी मसाइल हल करने हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को किन चीजों को देखना पड़ता है। तीन पॉइंट्स हमने देखे थे। इन सम कंट्रीज नेशनल लॉ इज सुप्रीम, इन सम कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ इज सुप्रीम एंड इन सम कंट्रीज ट्रीटीज आर सुप्रीम। सेकेंडली हमने देखा कि आर्टिकल 38 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या एक्सप्लेन करता है। तो आर्टिकल 38 ये कहता है कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब भी कोई इंटरनेशनल इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेगी तो वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनको देखकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फैसला करना होगा। तो वो 4 सोर्सेस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कस्टम्स, जनरल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स एंड जुडिशियल डिसीजंस ऑफ हाईली इफेक्टिव बॉडीज। उसके बाद हमने देखा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज, कन्वेंशंस, कस्टम्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। और सब्सिडियरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हमने देखा कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स और राइटिंग्स, स्कॉलरी राइटिंग्स। और उसके बाद हमने बात की सॉफ्ट इंटरनेशनल लॉ की। तो इस तरह से आज का हमारा इंटरनेशनल लॉ का सेकंड लेक्चर कंप्लीट हुआ। डियर एस्पिरेंट्स, आपसे गुजारिश है कि आप रेगुलर रहें। जैसे जैसे मेरे लेक्चर अपलोड होते जाएंगे रेगुलरली लेक्चर देखते रहें। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा लेक्चर सीरीज कंप्लीट होगी आपको इंटरनेशनल लॉ की सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक 100% अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आप में इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी को भी अच्छे तरीके से समझा पाएंगे अपनी बात। कोई भी जूनियर आपके पास आएगा तो आपसे पूछेगा कि भाई इंटरनेशनल लॉ का मुझे ये टॉपिक समझा दें, तो आप इंतहाई अच्छे अंदाज से, इंतहाई तरीके से आप उसको अपनी बात कन्विंस कर पाएंगे, अपनी बात उस तक पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए रेगुलर रहें, जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाते हैं देखते जाएं, अपनी तरफ नोट करते जाएं। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम जल्द ही अपने नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।